पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तेज़ी के साथ बनी थी, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ डिसइंटीग्रेट हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर लीडरान जो हैं वो या तो छोड़ के जा रहे हैं या पार्टी ओहदे छोड़ रहे हैं। जो पार्टी ओहदे छोड़ रहे हैं वो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि मुस्तकबिल में उनको किसी किस्म का कोई पावर के अंदर शेयर मिलेगा। जो वैसे छोड़ के जा रहे हैं वो शायद लोटे थे या एस्पायरेंट हैं कि उनको कोई और पार्टी अडॉप्ट कर लेगी। इसका जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा क्या, और इसके जो हिस्से बखरे हो रहे हैं और जो टुकड़े हो रहे हैं, इनमें से कौन से टुकड़े क्या मानी रखते हैं और किस लेवल पर जो है वो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के हिसाब से वो जा रहा है। एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह क्या कहते हैं, चूचू का मुरब्बा कहा जाता था, या वो जो भी है हाउस ऑफ कार्ड्स कहा जाता था, या कोई भी जो इंटरेस्टिंग लाइंस इसके बारे में था, तो वो सेलेक्ट करके की गई थी। जिस तरीके के साथ आज इंटिमिडेट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनको कोर्स किया जा रहा है, ओवर्टली या कोवर्टली उनको कन्विंस किया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ें। इसी तरह 2018 में नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं को कन्विंस किया गया था, उनको धमकियां दी गई थी और उनको कहा गया था कि आप टिकट ना लें, अगर टिकट लिया है तो आज़ाद की हैसियत से लड़ें या पीटीआई के तौर पे लड़ें। और एक बड़ी तादाद में जो एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, वो उनमें से मेजॉरिटी उन लोगों की थी जो दूसरी पार्टियों के साथ उनका उनका यानी कि सियासी तौर पर उनके साथ थे। पिछले दिनों फवाद हसन फवाद ने आसमा शिराजी के शो में कहा कि 35 एमएनएज़ की उनको लिस्ट दी गई थी कि ये एमएनएज़ नून लीग के साथ नहीं रहेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में, और बाद में उनमें से सिर्फ एक रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब जो हैं वो नून लीग के साथ रहे, बाकी सब छोड़ के चले गए। तो यानी कि ये लेवल ऑफ जो मैच फिक्सिंग कह सकते हैं जो भी है। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ फैक्शंस हैं। तो अगर हम लेट से जो जो लोग बच गए हैं उनका जायज़ा लें, तो उनमें से शाह महमूद कुरैशी साहब बच गए हैं, असद उमर साहब बच गए हैं और परवेज़ खटक साहब बच गए हैं। बड़े लीडर्स में से ये वो लोग हैं जो अभी तक पार्टी के अंदर हैं और जिन्होंने फैसला नहीं किया कि वो छोड़ के जाएंगे। असद कैसर साहब को आई डोंट नो हम किस तरफ शुमार करेंगे, वो इमरान खान साहब की तरफ होंगे या वो खटक साहब की तरफ जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। लेकिन जो रेमनेंट्स हैं पीटीआई का जो हाइब्रिड जो जो सिस्टम था उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्शन जो है वो अलाइन हो रहा है अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलकर। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का जो एक बड़ा ग्रुप है, कहा जा रहा है कि 25 के करीब ऐसे लोगों की जो हिमायत हासिल है परवेज़ खटक साहब को, तो वो एक ग्रुप है। उसके अलावा परवेज़ खटक साहब के अंदर ये एबिलिटी भी है कि बहुत सारे और लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो शायद इमरान खान से और महमूद खान का जो सिस्टम था उससे नालां थे, वो शायद परवेज़ खटक के साथ मिलकर काम करने को तैयार हों। उसके अलावा हाशिम डोगर ग्रुप की बात की जा रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो जो इमरान खान का जो बकिया मानदा जो हिस्सा है उसको लीड करने के लिए जो इमरान खान का जो लॉयल वोटर होगा या जो लॉयल लीडर रहेगा, उसके लिए असद उमर भी हो सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई पार्टी लेने को तैयार होगी, लेकिन अभी तक वो खामोश हैं और उनका अभी तक कोई इस बारे में रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि वो क्या करना चाहते हैं अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन ये सारा जो तोड़ जोड़ है ये उस सूरत में माने रखती है कि अगर इस सारी जो पार्टी है उसका कोई फ्यूचर होगा। मैं ये बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ, पिछले साल जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो उसके बाद से ये बात मेरे दिमाग में क्लियर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बुनियादी तौर पर एज अ पार्टी उसका एग्जिस्ट करना इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि पार्टीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो कोर वर्कर होता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ऑफ कोर्स इलेक्टेबल्स का एक रोल होता है, इलेक्टेबल्स जो हैं वो एक काम सर अंजाम देते हैं जब हुकूमत बनती है, लेकिन जो जो बुनियादी तौर पे पार्टी का स्ट्रक्चर है वो पार्टी खुद चलाती है। वो लॉयल लोग होते हैं जो हमेशा से पार्टी के साथ रहते हैं और जो बहुत कम मूव करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये वाला जो तबका था ये या तो छोड़ के जा चुका था, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो 2013 के इलेक्शन में अलहदा हो गए थे, उन सबको इकट्ठा करके शायद कोशिश की गई थी कि 2018 में एक सीन बनाया जाए, लेकिन 2018 में मेजॉरिटी वो लोग आए थे जो एस्पायरेंट्स थे जिनको बाकायदा प्रमोट करके इस लेवल पर लाया गया था कि वो जो हाइब्रिड निज़ाम है उसको सपोर्ट करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन थी वो उसकी बुनियादें बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप कुल अपनी सीटें देखें जो उनके अपने एमएनएस थे
जो उनके साथ शायद रहेंगे वो शायद दर्जन भी नहीं है। यानी कि अगर आप मुराद सईद को शामिल कर लें या असद कैसर साहब को शामिल कर लें, इस तरह के चंद लोग हैं। मैं स्पेशल सीट्स की बात नहीं कर रहा। यानी कि इवन इमरान इस्माइल साहब भी छोड़ के चले गए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो प्रेशर के अंदर आके छोड़ के चले गए। अगरचे बाइज़्ज़त काम ये होता कि वो छोड़ के जाने की बजाय सिर्फ कंडेमनेशन करते और कहते कि ठीक है, गलती हुई है हमसे, जो भी है हम इस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आगे चलेंगे। लेकिन ये काम नहीं हुआ। बेशक जितना मर्जी प्रेशर था नून लीग के लोगों पर, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के लोगों पर, उन्होंने उस स्ट्रगल को जारी रखा और अबैंडन नहीं किया अपने लीडरशिप को, अपनी पार्टी को। और ऐसे लोगों को भी अबैंडन नहीं किया जिन्होंने एक हॉकिश ओपिनियन इख्तियार की थी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी अगली इलेक्शन अगर होते हैं, क्योंकि इस बारे में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए, उनके साथ अयाज सादिक साहब भी थे, उन्होंने ये बात की थी कि इलेक्शंस जो हैं उनको कनेक्ट किया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जहाँ तक ताल्लुक है, ये आखिरी महीना है, इसके बाद IMF का प्रोग्राम जो है वो रैप अप होगा, और IMF जो है वो मज़ीद आगे क्या करेगा उसका फ़ैसला जो है शायद बजट के बाद होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए शायद ये वायबल ऑप्शन लग रहा है कि वो जो जो उन्होंने क्राउड फंडिंग की है मुख्तलिफ मुल्कों से, उसकी बुनियाद पर वो एक बजट पेश करें और फिर उस बजट के बाद IMF के पास जाएं ऑन अ क्लियर ओपिनियन, जब तक ये पॉलिटिकल सारा सिनेरियो भी जो है वो वाइंड डाउन हो चुका होगा, काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। सो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं, लेट्स से इलेक्शंस होते हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो एनवायरनमेंट अभी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए साजगार नहीं है, ना ही अगले साल होने का इम्कान है। जिस हद तक हैवी हैंडेडनेस नून लीग के कारकुनों के साथ इख्तियार की गई थी, उसी लेवल की हैवी हैंडेडनेस जो है वो PTI के कारकुनों के साथ भी इख्तियार की जा सकती है, अगर जो नहीं की गई अब तक, जो उनको जो क्या कहते हैं इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रखेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI की 12 से 15 सीटें बहुत ही लक अगर हो तो वो हो सकती हैं, जो मेरे नज़दीक स्टैब्लिशमेंट का एक सॉर्ट ऑफ लाइक क्या कहते हैं ना, गुडविल जेस्चर होगा कि वो PTI को किसी सूरत में ज़िंदा रखेंगे, और शायद इमरान खान साहब की जो ईगो है उसको सहलाने के लिए एक मौका जो है वो रहेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ जो अगली गवर्नमेंट है, अगर आप देखें तो इस वक्त लोटों का एक सैलाब है जो पीपल्स पार्टी की तरफ बह रहा है, और जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए धड़ाधड़ लोटे इकट्ठे कर रहे हैं। आप ट्विटर अकाउंट देखें जो मेन लीडर्स हैं, तो वहाँ धड़ाधड़ लोटे जो हैं उनकी, आज फलाना जो है वो पीपल्स पार्टी में आ गया, आज फलाना आ गया। और आई डोंट नो, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, लोग इसको बहुत अजीब तरीके से लेते हैं, लेकिन इस सारे का आगाज़ जो है वो साउथ पंजाब से होता है। तो साउथ पंजाब से आगाज़ हो चुका हुआ है, एंड यू वुड नॉट बी सरप्राइज के बड़े बड़े जो स्टॉलवर्ड्स हैं और सारे तकरीबन 25-30 सीटें जो हैं वो सारी वहाँ से पीपल्स पार्टी अगर उनके बारे में कोई एश्योरेंसेस देती है उनको, तो वो पीपल्स पार्टी में आ सकते हैं। अब इस सारी सिचुएशन में अगर पीपल्स पार्टी लेट से जो करंट सिनेरियो है इस वक्त, जो उसकी सीटें हैं वो रिटेन करती है, और पंजाब में लेट्स अस्यूम 20-25 सीटें वो लेके जाती है, लेट्स से 30 ले जाती है, लोटे बहुत सारे और भी आप शामिल कर लें, और KP में भी कुछ सीटें रिकवर करती है, फिर बाप के साथ उनका जो कोalition है या सीट एडजस्टमेंट है, या बाप के लीडर्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी का टिकट लेते हैं, वट एवर, सो इट विल बी इन अ पोजिशन टू हैव अ गवर्नमेंट जिसको फिर जहांगीर तरीन ग्रुप या परवेज़ खटक ग्रुप या इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो सेंटर में सस्टेन कर सकेंगे। MQM ऑफ कोर्स सस्टेन कर सकेगी, और एक कोalition गवर्नमेंट की सूरत में वो आ सकेंगे। और इस कोalition गवर्नमेंट के ऊपर जो सो कॉल्ड डील है उसके अंदर जो नवाज शरीफ है, PMLN है, उसको भी शायद एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि PMLN का इंटरेस्ट इस बात में है और शायद रहेगा कि वो पंजाब को रिटेन करना चाहते हैं, और मुझे लगता ये है कि पंजाब को वो रिटेन करेंगे। हाँ, इस कहानी में ट्विस्ट कैसे आ सकता है और इसमें जो सिनेरियो चेंज कैसे हो सकता है, अगर नून लीग जो है वो, मैं बहुत अरसे से ये बात भी कहता हूँ कि नून लीग अगर अपना इंटरनल जो सक्सेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लेती है, और अगर ये फैसला कर लेती है कि पार्टी ने आगे कैसे जाना है, क्या शहबाज परवाज़ करेगा या नवाज शरीफ साहब आएंगे, मरीम आगे चलेंगी या हमज़ा आगे चलेंगे, जो भी है,
तो मैं समझता हूँ उससे क्लैरिटी आएगी और उससे जो वोटर है उसके दिमाग में जो एक ये कन्फ्यूजन है वो दूर होगी, और उसके दिमाग में जो क्लैरिटी आएगी कि उसने जाना किस तरफ है। क्योंकि इस वक्त नून लीग दो ट्रैक्स जो हैं उनको मर्ज करके चला रही है। एक जानिब वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो सारा का सारा अपनी जगह पर कायम है, उसका कोई क्लोजर नहीं हुआ, उसको किसी ने अंजाम तक नहीं पहुंचाया, और वो सारी बातें जो है उसके कंप्लीटली ऑपोजिट बातें जो है वो शहबाज शरीफ सब कर रहे होते हैं, जिनको अगर कोई GHQ की तरफ खड़ा होके छींक भी मारे तो उनको उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर भी वो लैश आउट करते हैं, और उसके ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना ओवर रिएक्ट करते हैं। तो ये अगर मेरे लिए हैरान कुन बात नहीं है, ऑफ कोर्स मेरे लिए हैरान कुन बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन बात है, और उनमें से बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की है। और ये वोटर यकीनन जानना चाहेंगे कि उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, किस आइडिया के साथ जाएगी। लेकिन इस सारी बातें करने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि आप इन चीज़ों को इतना क्लियरली इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब इलेक्शन होंगे तब सिचुएशन और होगी। हो सकता है नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए। अगर वो आते हैं तो दैट वुड बी अ गेम चेंजर। ऑफ कोर्स ही वुड, उनकी वापसी जो है वो एक कम यानी कि एक नई रूह फूंकेगी जो वर्कर्स हैं उसके अंदर। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे? क्योंकि जो डील की बातें होती हैं या डील की बातें जो हो रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि वो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि केसेस अभी तक उनके कायम हैं और केसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुए। सो इट्स स्टिल वे अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो इमरान खान के साथ बच जाएगी। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर उसको दर्जन से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में मिल जाती हैं। और मिल सकती हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं मिल सकती, लेकिन उसके लिए कोई बहुत बड़ा मुआवजा होना जो है वो ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे किसी को इमरान खान साहब का फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, जैसे जनरल बाजवा का फ़िल्टर लगाया गया है। इमरान खान साहब का जब तक फ़िल्टर नहीं लगेगा, इमरान खान साहब अपने लिए गड्ढे को मज़ीद गहरा करते रहेंगे, और जितना गहरा ये गड्ढा होता रहेगा उतने मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप एक हद तक जो है वो मसाइल के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। वो पिछले दिनों आपा फिरदौस तलत साहब के शो पे बैठी थी, कह रही थी रोज़ कट्टे बनया कर दी सी मैं। तो आप एक हद तक कट्टे बांध सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने हाइब्रिड निज़ाम है जो स्टेरॉइड्स पे बच्चे कट्टे पैदा किए जा रहा है और फिर खोली जा रहा है। तो एक लिमिट होती है, जैसे एक ज़माने में MQM का हाल था। मुझे याद है कि एक दफ़ा कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी और फ़ारूक सत्तार साहब मेरी साथ वाली सीट पे आके बैठे। सुबह सुबह की फ़्लाइट थी, तो PIA उस पर 777 लगाती है, अच्छा जहाज़ लगाती है, तो सीटें खुली होती हैं और बैठ सकते हैं आप। और ये सारे MNAs वगैरह जिन्होंने आना होता है नेशनल असम्बली के लिए आते हैं। तो मैंने कहा आप भाई को समझाते नहीं कि इस तरह की बातें ना करें जो बात पे जिन पे आपको शर्मिंदगी होती है या आपको माजरतें करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, भाई को हम कोई नहीं समझा सकता, भाई ने जो कहना है वो कहना है। हाँ, उनको बाद में खुद ही समझ आ जाए या उनको किसी की कही हुई बात जो है वो क्लिक कर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उनको कोई नहीं समझा सकता। तो और भाई जो है वो अल्टीमेट है, लाइक वो मंजिल नहीं रहनुमा वाली बात जो है वो। सो अब इमरान खान साहब भी हमारे नए भाई बन चुके हैं, तो अब भाई को कौन समझाएगा और कैसे समझाएगा, इसके ऊपर शायद बहुत सारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनकी जो सो कॉल्ड 26 साल की जद्दोजहद है या 27 साल की जद्दोजहद है उसका दारोमदार होगा। और बहुत सारे उन यंगस्टर्स का और उन वर्कर्स का दारोमदार होगा, जिनमें से कुछ जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स फेस करने जा रहे हैं, कुछ जेलों में अभी तक सड़ रहे हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं वो वापस आ गए हैं, क्योंकि सिस्टम का कुछ बचा कुचा जो हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा है वो अभी भी उनको सपोर्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को सुनने का। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करें। और कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ की बुनियाद पे एक अपना जो एक पर्सपेक्टिव है और जो उस खबर के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको लेके आऊँ, और थोड़ा सा हम इसको वैरायटी लेके आएंगे। तो कल के वीलॉग में इस बात का तज़किरा करेंगे कि इमरान खान साहब को मारना या इमरान खान साहब को जो कत्ल करने की वो ख़ुद बातें करते हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें, वुड दैट बी समथिंग जो कि किसी के फ़ायदे में है? क्या ऐसा कोई प्लान है? अगर है तो क्यों है?
अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, यानी हम उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स का जायज़ा लेंगे। और दूसरे नंबर पे क्या पीटीआई पे पाबंदी लगेगी। तो कल तक, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।